हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों में आज आप लोगों को एक वायरल पेपर बताने वाला हूँ, वो भी गणित का। ठीक है, यही वायरल पेपर आप लोगों को 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में, तो इस पेपर को जरूर से जरूर तैयार कर लो। और कोड की अगर हम बात करें तो 822 जेड जेड कोड है। ठीक है, और यह इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और कितने नंबर का ये पेपर है तो 70 नंबर का ये पेपर पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अपना अनुक्रमांक और यहाँ पे अपना नाम एडमिट कार्ड से देखकर लिख लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ से इस पेपर को स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे नोट दिया, नोट पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये पेपर आपके एग्जाम में 100% आएंगे। बस जितना सोल्यूशन बता रहा हूँ सारा सोल्यूशन आप तैयार कर लो। एक एक क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। नोट में यहाँ पे लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट इस पेपर को आप पढ़ोगे और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना है। ये तो नोट था। नीचे देखोगे तो निर्देश दिया है। निर्देश में पहला बोला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब इसमें जितने प्रश्न है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा बोला है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, मतलब 2 खंडों में यह पेपर बना हुआ है। तीसरा कह रहा है कि जिसमें खंड अ है, खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। मतलब 2 खंडों में पेपर बना हुआ है, जिसमें से खंड अ है और खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है और उनका उत्तर आपको कहां पे देना होगा तो OMR शीट पे देना होगा। काले पेन या नीले पेन से आप रंग सकते हो OMR शीट को। ठीक है, इसके बाद चौथा निर्देश देखिए क्या है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। मतलब कहने का मतलब कि OMR शीट जो आपने एक बार रंग दिया उसको रंग दिया, उसे काटना नहीं है ना तो इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग करके उसे मिटाना है। पांचवा निर्देश की अगर हम बात करें तो कह रहा खंड ब, खंड ब में 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर या वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड ब में 50 अंक के आपके लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 4 नंबर और 6 नंबर वाले। इसके बाद अगला निर्देश, खंड ब में कुल कितने प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न दिया रहेगा। अगला निर्देश देखिए, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया कि उसके कितने खंड करने हैं। मतलब कि हर एक खंड के ऊपर लिख दिया गया कि कितने खंड करने हैं। इसके बाद अगला निर्देश देखिए, प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया कि प्रश्न 1 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है। हर एक प्रश्न के आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगला निर्देश कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक जाइए। उस प्रश्न पर समय नष्ट मत कीजिए जो आप हल नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि आप शुरू से लास्ट तक हल करते जाइए। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उस पर समय नष्ट करने की जरूरत नहीं, उसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं पूरा का पूरा सलूशन बताऊंगा, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे आप। देखिए पेपर यहां से स्टार्ट होगा आप लोगों का। सबसे पहले खंड अ आएगा और खंड अ में मैंने बताया आप लोगों को सबसे पहले क्या रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न दिया रहेगा आप लोगों को। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है उसको हल करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न है, आप चाहोगे तो इसको आसानी से हल कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं यहाँ पे। पहला प्रश्न है कि समीकरण 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विवितकर होगा। अब यहाँ पे विवितकर आपसे पूछा है, समीकरण दे दिया है, विवितकर पूछा है। देखिए कैसे आप लगाओगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है इसको हल करने का तरीका। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि जो ये समीकरण दिया है उसको नोट करना है। नोट कीजिए कि 3x² और माइनस के 2x और प्लस के 1/3 और बराबर में 0, यह आप लोगों को समीकरण दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले करोगे क्या यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ ए का जब वैल्यू निकालोगे तो ए बराबर क्या होगा, ए मतलब x² को गुणांक होता है, इतना तो आप लोग जानते हो। तो ए बराबर आप लोगों का 3 आ जाएगा। बी बराबर x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक क्या है -2, तो b बराबर आ जाएगा आप लोगों को -2 कामा सी बराबर आ जाएगा अचर पद 1/3, तो सी का वैल्यू हो गया आप लोगों का 1/3। इतना कंफर्म हो गया आप लोगों को, ए बी सी का वैल्यू मालूम चल गया। अब मेरे प्यारा बच्चों विवितकर पूछा है, तो विवितकर का एक फार्मूला होता है जो कि आप लोगों को याद होना बहुत जरूरी है, तभी आप हल कर पाओगे। विवितकर का फार्मूला होता है कि डी बराबर b² माइनस के 4ac, यह फार्मूला होता है। यह फार्मूला आप लोगों को किसी कीमत पे याद होना चाहिए, तभी इस प्रश्न को आप हल कर पाओगे कि d बराबर b² माइनस 4ac। अब करना क्या है, अब सिर्फ आप लोगों को वैल्यू रखना है। तो यहाँ d बराबर क्या होगा, कह रहा है b², b मतलब -2,
तो यहाँ क्या करोगे, -2 का क्या कर दोगे स्क्वायर, फिर माइनस के 4 गुणे ए मतलब 3, और सी का वैल्यू कितना दिया है 1/3, हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसके बाद यह 3 से यह 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डी बराबर क्या होगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस के 4 आएगा, और माइनस के 4 को गुणा 1 में करोगे तो 4 एकम 4 आएगा। अब यहाँ पे डी बराबर क्या आ जाएगा, डी बराबर 4 में से 4 गया तो हो गया 0। ठीक है, तो डी बराबर 0, और डी ही आप लोगों का क्या कहलाता है, विविध कर। तो विविध कर क्या आ गया मेरे प्यार बच्चों, 0 आ गया। यही होगा आंसर। चलिए देखते हैं, ऑप्शन में दिया है तो डी बराबर 0 का मतलब मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, पहला प्रश्न बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में इसको आसानी से कर पाओगे आप। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक है। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुपद आपको दे दिया है, अब पूछा है कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए शून्य बहुत आसान होता है ज्ञात करना, कैसे करोगे। सबसे पहले जो बहुपद दिया है इस बहुपद को नोट करोगे। बहुपद क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 10। ठीक है, यह आप लोगों का क्या है, बहुपद। जब शून्य ज्ञात करने के लिए बोले तो उसको शून्य के क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। जब भी आपको बहुपद देके शून्य पूछे तो पहली बात कि इस बहुपद को शून्य के बराबर कर दो। इसके बाद यह बन गया समीकरण। अब इसको हल करो तो 10 को गुणा जब यहाँ पे यक्स स्क्वायर में करोगे तो 10x² आएगा। तो क्या होता है समीकरण हल करने का तरीका कि गुणा करने पे तो 10 आए, जोड़ने पे आप लोगों का 7 आना चाहिए। ऐसा कोई पेयर है तो आप कहोगे यस सर 5 गुणे 2, क्योंकि 5 में 2 को गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको बैठाओ, कैसे बैठाओगे, तो या तो हो जाएगा आप लोगों के यक्स स्क्वायर, 7x को लिखोगे आप क्या यहाँ पे कि 5x प्लस के 2x, यह वाला, और इसके बाद प्लस के 10 और बराबर के 0। इसी तरह तो हल करते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा, एक जोड़ा यहाँ से बन गया और यह वाला जोड़ा यहाँ से बन गया। अब इसमें देखेंगे मेरे प्यारों जो कॉमन, तो इसमें यक्स है, इसमें भी यक्स है, तो यक्स कॉमन ले लिया जाए। तो यहाँ पे 2 यक्स है, एक यक्स निकल गया तो एक यक्स तो बचेगा, प्लस यहाँ पे एक यक्स था, एक यक्स से एक यक्स कैंसिल, सिर्फ 5 बचा, तो यहाँ कोष्टक में 5 लिखोगे, प्लस यहाँ पे इसमें यक्स है इसमें यक्स है नहीं, लेकिन इसमें 2 है इसमें 10 है, तो 2 से तो 10 में भाग चला जाएगा, इसलिए 2 क्या करोगे कॉमन लोगे। 2 कॉमन लोगे तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा यक्स, और यहाँ पे 2 5 है 10, कितना बार गया भाग, 5 बार, तो यहाँ 5 हो जाएगा, बराबर के 0। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, तो यक्स प्लस 5 इसमें भी है और यक्स प्लस 5 इसमें भी है, तो दोनों को कॉमन ले लो। तो एक कोष्टक में हो जाएगा आप लोगों का यक्स प्लस 5, और एक कोष्टक में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यक्स प्लस के 2, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो, तो एक बार आप करोगे कि यक्स प्लस 5 बराबर 0 कर दोगे, और एक साइड आप क्या करोगे कि यक्स प्लस 2 बराबर क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का यक्स बराबर +5 इधर भेजोगे तो हो जाएगा -5, और इसको हल करोगे तो हो जाएगा यक्स बराबर +2, उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक तो यक्स बराबर -5 आया, और एक तो यक्स बराबर -2 आया। अब मेरे प्यारों जो हमको ज्ञात करना क्या है, शून्यक। ठीक है, क्या पूछा था, शून्यक हमसे पूछा था, तो शून्य क्या हो गया है यहाँ पे -5 और -2, मतलब -2 और -5 जो है मेरे प्यारों जो शून्य का आ गया। चलिए देखते हैं, दिया है ऑप्शन में, तो मेरे प्यारों जो देखिए दूसरा प्रश्न, पहला वाला आंसर सही होगा। देखिए -2 और -5 यही तो आया था, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूँ, एक एक वर्ड को समझा रहा हूँ, आराम से समझिए, कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए मेरे प्यारों जो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4 का हल होगा। अब दो समीकरण युग्म अलग अलग दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसका हल पूछा है। यह भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कैसे हल करोगे देखो। सबसे पहले दोनों समीकरण को आप क्या करोगे, नोट करोगे। तो एक तो आपको दिया है यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है, इसे आप समीकरण नंबर पहला मान लो, और एक दे रखा है आपका x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है,
इसे आप समीकरण नंबर दूसरा मान लो। ठीक है, अब इन्हीं दोनों समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। तो आप देखोगे कि एक प्लस वाई है, एक माइनस वाई है। तो प्लस वाई और माइनस वाई जब भी आए तो जोड़ते हैं। तो जोड़ने पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि प्लस वाई से माइनस वाई दोनों कैंसिल हो जाता है। अब यक्स में यक्स जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2x बराबर 10 में 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 14। यहां से जब आप यक्स की वैल्यू निकालोगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यह तो 14 और 2 यहाँ पे गुणा में है, नीचे आएगा तो 2 आपका किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। जब 2 से आप इसको कटाओगे तो यक्स बराबर 2 साते 14 7। तो यक्स बराबर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 7 आ गया। अब इस यक्स का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो। तो यक्स का मान समीकरण हम लोग पहला में रख देते हैं। तो पहला वाला समीकरण क्या है यहाँ पे नोट कर लेते हैं, यक्स प्लस वाई बराबर 10। यह है आप लोगों का समीकरण पहला। इसमें हम लोग यक्स का वैल्यू रख रहे हैं। तो यक्स बराबर 7। अब यहाँ पे यक्स आ गया तो यहाँ पे क्या लिखोगे 7 और प्लस में यहाँ पे वाई बराबर 10। ठीक है, इसके बाद y का वैल्यू निकालो। तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 10 और प्लस 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 7 हो जाएगा। तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा कि 10 में से 7 गया तो आ गया 3। तो x बराबर 7 और y बराबर 3 आ गया। तो x बराबर 7 y बराबर 3 देखिए दिया है किसी भी ऑप्शन में, तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे x बराबर 7 y बराबर 3, बी वाला ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों क्या है उसको देख लेते हैं। दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है तथा अंतिम पद यल है तब n पदों का योगफल है। अब ये फार्मूला पूछ दिया कि अगर कोई समांतर श्रेणी में अगर आपको पदों की संख्या मालूम है मेरे प्यारे बच्चों और अंतिम पद भी आपको मालूम है तब n पदों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस पे आप ट्रिक कर लो कि एन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। देखिए यह भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं कि यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर आपको दिया है 6 करड़ी में 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और इधर बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो बी का मान पूछ रहा है कि कोड बी का मान बताइए कि क्या होगा। ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा आसान है, कैसे हल करोगे देखो। सबसे पहले आपको बोला है कि यदि त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, तो कोई नहीं हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक छोटा सा यहाँ पे त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। तो यहाँ मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। देखिए एक त्रिभुज यहाँ मैंने बना लिया। अब यहाँ पे नामकरण कर देता हूँ, इसका नाम ए रख देता हूँ, इस पॉइंट का नाम बी रख देता हूँ, इस पॉइंट का नाम सी रख देता हूँ। अब यहाँ पे हमको बोला है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 करड़ी में 3। तो ए बी का वैल्यू तो ये दिया है आपका 6 करड़ी में 3, तो यहाँ पे 6 करड़ी में 3 लिख देता हूँ। इसके बाद ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ए सी का वैल्यू कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो 12 सेंटीमीटर लिख दिया। बी सी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो बी सी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर लिख दिया। तो तीनों का वैल्यू तो दिया ही है, कह रहा है कि इस कोण बी का मान ज्ञात करो। तो यह कोण बी का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस नियम लगाएंगे। अगर पाइथागोरस नियम काम कर जाता है तो समझ लो कि यह समकोण त्रिभुज है और कोण बी का मान 90 अंश होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है मेरे प्यारे बच्चों की कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अगर यह फार्मूला सही रहा तो समझ लीजिए कोण बी का मान 90 अंश होगा। तो यहाँ कर्ण स्क्वायर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कर्ण यहाँ पे क्या है 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो कर्ण यहाँ पे हो गया 12। तो कर्ण की जगह लिखेंगे हम लोग क्या 12, यह हो गया 12 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब यहाँ पे 6 करड़ी में 3 है, तो 6 करड़ी में 3 का यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे और प्लस आधार यहाँ पे क्या है 6, तो 6 का कर देंगे हम लोग स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर करने पे आता है 144 बराबर इसका करोगे 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 गुणे करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो करड़ी हट जाता है तो 3 बचेगा और प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 36। तो ये तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों 144 बराबर 36 तिहाई, तो 36 18 3 तिहाई 9 1 10 108 और प्लस में इधर हो गया आप लोगों का 36 करोगे तो ये हो गया आप लोगों का 144
बराबर 108 में जब 36 जोड़ोगे तो ये भी हो जाएगा आप लोगों का 144। ठीक है, तो अब दोनों का वैल्यू बिल्कुल क्या आ गया, सेम 144 बराबर 144, मतलब ये पाइथागोरस नियम बिल्कुल सही है। तो पाइथागोरस नियम को सर्टिफाइड कर रहा है, इसलिए कोण बी बराबर जो होगा मेरे प्यार बच्चों कितना होगा, 90 अंश, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो कोण बी बराबर क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, 90 अंश। चलिए देखते हैं, दिया है ऑप्शन में, तो देखिए पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 90 अंश दिया है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो दो बिंदु दिया हुआ है और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है, तो ये भी प्रश्न आसान ही है बिल्कुल। तो एक बिंदु यह मान लेते हैं और एक बिंदु को यह मान लेते हैं, इसको मिला देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये इस बिंदु का नाम ए रख देते हैं, इस बिंदु का नाम हम लोग बी रख देते हैं। तो दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया है, जैसे 2,3, तो इसको ए वाले बिंदु को मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक दिया है 2,3। ठीक है, और इसका निर्देशांक दिया है 4,1, तो 4,1 रख देते हैं। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है। ठीक है मेरे प्यार बच्चों, यह हो जाएगा आप लोगों का x1 कामा y1, आइए हो जाएगा आप लोगों का x2 कामा y2, इतना तो आपको मालूम ही है। ठीक है, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब ए बी की दूरी बताइए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है कि करनी में, तो एक बड़ा सा करनी बना दो, करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ आप लोगों को क्या रखना है, वैल्यू रखना है। तो यहाँ वैल्यू रखोगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, एक बड़ा सा करनी बनाइए, तो यहाँ मैंने करनी बना दिया। कह रहा है x2 का वैल्यू दिया है 4, तो आप रखोगे यहाँ पे 4, माइनस x1 का वैल्यू दिया है 2, तो आप लिखोगे 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 1, माइनस y1 का वैल्यू है 3, तो यहाँ रख दिए 3, इसका होल स्क्वायर। समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ से ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर करनी में, तो एक बड़ा सा करनी बनाओ, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, आपको भी मालूम है, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 मतलब कि माइनस 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। अब हो जाएगा यहाँ पे ए बी बराबर मेरे प्यार बच्चों, फिर करनी बनाओगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो मेरे प्यार बच्चों आएगा 4, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4, और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो भी आएगा 4 ही। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या होगा, तो ए बी बराबर करनी में 8, 4 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ए बी बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इस बताइए इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल तो 2 बाहर आ जाएगा, बचा 2, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये तो करड़ी में ही रहेगा। तो मतलब एक ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 2 करड़ी में 2। ठीक है, इकाई, इसका मात्रक नहीं होता मेरे प्यारों, तो आप क्या दोगे, इकाई दोगे। तो 2 करड़ी में 2 इकाई ए बी के बीच की दूरी आ गया। देखिए दिया है ऑप्शन में, देना चाहिए, बिल्कुल देगा। देखिए 2 करड़ी में 2 मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया आप लोगों को, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत आपको फिर से वीडियो बना दूंगा। लेकिन समझ में आ रहा है ना, एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या है कि कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिया है, बताना है कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य संख्याओं का युग्म का मतलब होता है कि अगर कोई भी संख्या ए और बी दिया है, अगर हमें पता करना कि यह सभाज्य संख्याओं का युग्म होगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, यस्यफ। अगर इन दो संख्याओं का यस्यफ जो होगा वो बराबर हो जाएगा 1 की, तो समझ लीजिएगा कि ए और बी जो है वो सभाज्य संख्याओं का युग्म बना रही हैं। तो हमें अलग अलग करके चेक करना पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा पहला वाला 18 और 25। मैं इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि 18 और 25 कैसे सभाज्य संख्याओं का युग्म बना रहे हैं। तो 18 का पहले बात के एलसीएम निकालेंगे, तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 1
और 3 पे पावर 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 25 को जब हम अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 गुणे 5 के रूप में। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 2। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप गुणे में 1 लिख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो गुणे में 1 लिख सकते हो। हमें ज्ञात करना है इसका एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ का मतलब होता है कि इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 1 1 कॉमन मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या आ गया? 1। अब इन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 आ गया, इसका मतलब कि यह सब अभाज्य संख्याओं का युग्म बना रही हैं। और किसी भी इसमें यह वाला यह वाला यह वाला किसी में भी यह इनका एचसीएफ 1 नहीं आएगा, सिवाय 18 और 25 को छोड़कर। ठीक है, इसलिए यही वाला आंसर होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8वां क्या है कि यदि समीकरण आपको दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है तो के का मान होगा। अब यहाँ पे एक समीकरण दे दिया और बोल दिया कि मूल बराबर होंगे। अब इसको कैसे हल करोगे? तो समीकरण पहले नोट करोगे कि 3x स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के बराबर 0, ये आपको समीकरण दे दिया। कह रहा है कि मूल बराबर है। जब भी आपको मूल बराबर पूछे ना तो उस समीकरण को आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? 0 के बराबर कर दोगे, क्योंकि 0 के बराबर है भी। अब इसका लॉजिक समझो, जब भी आपको समीकरण देके कहेगा कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर का सेंस का मतलब ये होता है कि विवितकर जो है 0 के बराबर हो गया। अब विवितकर का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आप लोगों का विवितकर है। ठीक है, ये विवितकर किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। कब? जब ये बोलेगा कि मूल बराबर है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको समीकरण मिल गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब भी मूल बराबर बोले तो यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, विवितकर को 0 के बराबर कर दोगे। अब यहाँ से एबीसी का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ ए बराबर क्या होगा? तो ए बराबर 3 और बी बराबर क्या होगा? बी बराबर माइनस के 12। इसके बाद सी बराबर क्या होगा? तो सी बराबर हो जाएगा के। तो एबीसी का वैल्यू निकल गया। अब बस वैल्यू पुटअप करो, बी स्क्वायर मतलब माइनस के 12 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणे ए, तो ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू कितना बोला है? के, तो सी का वैल्यू के बराबर 0। इसको हल करोगे तो माइनस 12 का स्क्वायर करोगे तो प्लस के 144 आएगा, और माइनस 4 3 12, 12 को गुणा के में करोगे तो आ जाएगा आप लोगों का 12 के, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि 144 बराबर माइनस के 12 के इधर आएगा तो प्लस के 12 के हो जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए के का, तो यह के बराबर क्या हो जाएगा? 144, या 12 गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 12 से जब 144 को कटाओगे तो के बराबर 12 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, तो के का वैल्यू क्या आ गया? 12 आ गया। यही के का वैल्यू हमसे पूछा था। तो देखिए के का वैल्यू 12, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारों चो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। ठीक है, अब देखिए इसका हमें मान ज्ञात करना है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे है? देखो ये बोला है 1 माइनस के 10 स्क्वायर 30 अंश, तो 10 स्क्वायर 30 अंश नोट कर लो, और बटे में क्या बोला है यहाँ पे कि 1 प्लस के 10 स्क्वायर 30 अंश, तो 10 स्क्वायर 30 अंश। अब सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू को पुटअप करना है। जैसे हम लिखेंगे 1 माइनस 10 30 अंश का वैल्यू क्या होता है? 1 बटे करड़ी में 3, तो ये लिखोगे 1 बटे करड़ी में 3 का क्या कर दोगे? होल स्क्वायर कर दोगे। तो 1 बटे करड़ी में 3 का क्या कर दिए? होल स्क्वायर। फिर पूरे के पूरे बटे में नीचे आ जाओ, तो 1 प्लस फिर 10 30 अंश, तो 10 30 अंश का वैल्यू वही होगा 1 बटे करड़ी में 3। अब इसका क्या कर दोगे? होल स्क्वायर कर दोगे। अब इसको हल करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 1 माइनस के 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो यह सिर्फ 3 होगा। फिर पूरे के पूरे बटे में ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3। ठीक है, इसके बाद हल करो तो 3 का गुणा 1 में करोगे तो 3 एकम 3, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 2 बटे 3 ऊपर वाला हल हो गया। और नीचे वाला क्या होगा? 3 एकम 3, और 3 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 4, तो 4 बटे के 3। ठीक है, अब इसे हल करोगे तो 2 बटे के 3, अब ये भागे में है उसको गुणा में चेंज करोगे तो यह 3 ऊपर चला जाएगा, 4 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा।
अब 3 से 3 कैंसिल, और 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, तो ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा आपका 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 देखिए दिया है, बिल्कुल देगा मेरे प्यारे बच्चों, दिया भी है बी वाला ऑप्शन। देखिए 1/2 बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में। कह रहा है कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर कोण अंतरित करती हैं। तो वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर जो कोण अंतरित करती हैं उसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों संपूरक कोण। क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए तो ये तो सिर्फ सिंपल था। इसके बाद आगे प्रश्न देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त का त्रिज्या होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों एक वृत्त है, उस वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि दोनों को बराबर कर देगा, तो पूछ रहा है कि त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है मेरे प्यारे बच्चों वह बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त के परिधि की, तो वृत्त की परिधि यहाँ पे लिख देते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की परिधि के क्या है, बराबर। तो त्रिज्या ज्ञात करनी है, यही पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखोगे तो यह पाई से यह पाई कैंसिल, इस आर से एक आर कैंसिल, तो इधर बच गया आर, इधर बच गया 2, मतलब कि त्रिज्या कितना आ गया, 2 यूनिट आ गया। तो 2 यूनिट का मतलब यहाँ पे बी वाला ए वाला ऑप्शन, सॉरी ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर। देखिए कितना सिंपल है, बस आप लोगों को 1 या 2 बार प्रैक्टिस करके जानी है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन आप हल कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27/64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है, तो दो गोले आयतनों का अनुपात, तो फार्मूला पहले लिखेंगे। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई R1 का क्यूब। R1 इसलिए लिखा है क्योंकि पहले गोले का आयतन हुआ, ठीक है। इसके बाद दूसरे गोले का आयतन, तब बटे में दूसरे गोले का आयतन क्या होगा, कि फार्मूला तो सेम आप लोगों का वही रहेगा, 4/3 पाई, और यहाँ पे R2 त्रिज्या को R2 मान लो, इसका क्यूब। तो दो गोले के आयतनों का अनुपात मैंने लिख दिया, जो कि बराबर है किसके, 27/64 के। यही बोला था ना, जो बोला है वही लिखा हूं, अपने मन से कुछ नहीं लिखा हूं, क्योंकि वही बोला है कि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27/64 है, वही चीज मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। तो बोला है कि तुम उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ पे बच गया ऊपर क्या, R1 का क्यूब, और नीचे बच गया R2 का क्यूब, बराबर इधर बच गया आपका 27/64। ठीक है, 27/64। अब इसको मेरे प्यारों जो हल करोगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कि हो जाएगा R1/R2, दोनों का क्यूब है तो इसका होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल। और 27/64 को हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 3/4 का होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे नोटिस करो कि इस क्यूब से यह क्यूब कैंसिल कैंसिल हो गया, इधर बच गया R1/R2 बराबर 3/4। अब दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात हमको मालूम चल गया 3/4। लेकिन ये तो हमसे पूछा नहीं है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात मेरे प्यारों हम लोग बताएंगे कैसे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात का फार्मूला मालूम होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होता है, कि 4 पाई R1 का स्क्वायर और बटे में 4 पाई R2 का स्क्वायर, ये उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है, यही पूछा है। तो यहाँ पे नोटिस करो कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिर्फ बचा क्या, R1 का क्यूब, अरे R1 का स्क्वायर और बटे R2 का स्क्वायर बचा है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि R1 का वैल्यू क्या है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और बटे R2 का वैल्यू क्या है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9/16 मतलब 9/16 जो है
उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया। देखिए दिया है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो देखिए पहला वाला ही ऑप्शन दिया है 9 × 10 = 16। तो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारों जो देखिए तो सूत्र ही पूछ लिया है कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो उसका सूत्र क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा 2πr/h, सी वाला ऑप्शन। क्योंकि बेलन के वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र यही होता है 2πr/h। तो ये तो सिर्फ फार्मूला ही पूछा है, तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह बोला है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। कह रहा वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि 125 में और 70 में अगर मैं भाग दूं तो शेषफल 8 और 5 बचेगा। बहुत सिंपल है। तो 125 में भाग देने पे शेषफल कितना बच रहा है? 8। और वहीं 70 में अगर हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है? 5। और दोनों शेषफल को उसमें से माइनस कर दो, तो 125 में जब 8 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 117। और यहाँ पे 70 में से 5 घटाओगे तो हो जाएगा 65। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब इन दो संख्याओं का क्या ले लो? HCF। ठीक है, मस 117 और 65 का मस होगा मेरे प्यारो 13। ठीक है, तो 13 ही वो संख्या है, क्योंकि 13 से भाग जब 125 में दोगे शेषफल 8 बचेगा, और 13 का भाग जब 70 में दोगे तो शेषफल 5 बचेगा। तो संख्या कौन सी है? 13 है। तो 13 मतलब डी वाला ऑप्शन। देखिए कितना सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको लगा पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न भी सिंपल ही है। प्रश्न नंबर 15, समीकरण 3x + 2y = 6 और y = 0 का हल होगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हल करोगे? देखो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे हल करूंगा। मैं एक पेज ले लेता हूँ। समीकरण आपको दिया है 3x और प्लस 2y और बराबर के 6, और इधर बोला है कि y = 0 हो। तो y का वैल्यू 0 है, तो जहां पे भी y आएगा वहां पे 0 रख देना। तो यह 3x प्लस 2 गुणे y आ गया तो y की वैल्यू 0 रख दो बराबर 6। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 0 में 2 का गुणा करोगे तो 0 बराबर 6। तो 3x में 0 जोड़ोगे तो 3x बराबर में 6। यहाँ से x का वैल्यू निकालो तो x बराबर 6/3। तो 3 से कटा दो तो x बराबर 3 दूनी के 6। तो x बराबर 2, y बराबर 0। तो हल जब भी लिखते हैं तो हल हमेशा पहले x लिखते हैं तब y लिखते हैं। हल हमेशा ऐसा लिखा जाता है। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, मतलब 2, 0 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 2, 0 का मतलब ए वाला ऑप्शन। देखो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2, 0 समझ आ गया ना? बिल्कुल बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, बस एक बार प्रैक्टिस करके आपको जाना है। 16वां प्रश्न देखिए क्या है। 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से लेकर 10 तक जितनी भी संख्या है उसको नोट करो। तो 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्या कौन कौन सी है? एक तो 2, इसके बाद 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8, और इसके बाद 10। 10 को भी लेंगे क्योंकि 10 तक बोला है, जब तक बोल देता है तो उसको भी नोट करते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 यही है 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्या। अब इसका समांतर माध्य पूछा है। समांतर माध्य कहता है कि दी हुई संख्या को जोड़ो। तो जोड़ दे, 2 + 4 + 6 + 8 और +10। दी हुई संख्या को जोड़ दिया हमने, और जितनी भी संख्या है उसका भाग दे दो। तो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल संख्या कितनी है? 5 है। और ये आपका क्या हम लोग ज्ञात कर रहे हैं? समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो जोड़ो, 4 तो 6, 6 12 12 8 20 10 30। तो 30 बटे कितना गया? 5। तो 5 6 के 30। तो 6 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है यहाँ पे। अगला एक प्रश्न नंबर 17 कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रवृत्ति होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी सिक्का है उसको उछालोगे तो कह रहा है कि ऊपर शीर्ष आने वाली प्रवृत्ति। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी सिक्का है तो या तो हेड होगा या टेल। या तो हेड आता है मेरे प्यारे बच्चों या तो टेल आता है। तो कोई भी सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आएगा तो टेल। तो आने की प्रवृत्ति तो सिर्फ एक ही है, या तो हेड आ सकता है या तो दो। ठीक है, यही तो होगा, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। और कितनी इसकी संभावना है? तो टोटल कितनी संभावना है? 2। तो टोटल हो जाएंगी 2। 2 में से या तो हेड है या तो टेल, लेकिन दोनों में से एक ही तो आएगा, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो 1/2 मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 17 का सी।
चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 तो फार्मूला ही पूछ लिया मेरे प्यारे बच्चों कि माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। तो माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा? तो इसका फार्मूला हो जाएगा बी वाला, मतलब बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, यही फार्मूला होता है। तो फार्मूला ही सिर्फ डायरेक्ट पूछ लिया इसमें और आसानी से बता भी हमने दिया। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 19। कह रहा है कि साइन 15 अंश बटे कॉस 75 अंश का मान होगा। मेरे प्यार बच्चों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे तो साइन और कॉस दे तो यहाँ पे 15 अंश और 75 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 90 अंश। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए उसका आंसर हमेशा मेरे प्यारे बच्चों एक होता है, हमेशा। अब कहोगे कि सर हमें बताइए कि कैसे इसको लगाएं, तो चलिए वो लगाने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया है? साइन 15 अंश और बटे में नीचे क्या दिया है? कॉस 75 अंश। दोनों में से किसी एक ही वैल्यू को आप चेंज करोगे। जैसे साइन 15 अंश को लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे साइन 90 अंश माइनस के 75 अंश, क्योंकि 90 में से 75 घटाएंगे तभी तो 15 बचेगा। तो मैंने साइन 15 अंश को लिख दिया साइन 90 माइनस 75, कोई डाउट नहीं। और नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉस 75 अंश लिख दो। ठीक है। अब मेरे प्यारों जो एक फार्मूला चलता है यहाँ पे, आपको मालूम होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यह फार्मूला होता है। तो साइन 90 माइनस 75 अंश बराबर क्या होगा? साइन 75 अंश, फार्मूले के हिसाब से। और नीचे क्या है आप लोगों का? साइन 75 अंश कह रहा हूँ, कॉस 75 अंश होगा ना, कॉस 75 अंश। और बटे में नीचे भी आपका क्या है? कॉस 75 अंश ही है। तो कॉस 75 से कॉस 75 कैंसिल, बच गया एक। ठीक है। तो इतना लगाने की जरूरत नहीं है, बहुविकल्पी वाला प्रश्न है, तुम देखते हुए आप एक आंसर मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे? 20वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि किसी बारंबारता बटन का माध्य 24.1, बहुलक 28, तो उसका माध्यक होगा। मेरे प्यारे बच्चों अभी ये फार्मूला हम लोग देखे थे, इसी फार्मूला में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं कि बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य है। तो बहुलक, बहुलक का वैल्यू 28 दिया है, तो बहुलक की जगह हम क्या लिखेंगे? 28 बराबर फिर 3 गुणे माध्यक, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे माध्यक का, माध्यक ही पूछा है कि माध्यक ज्ञात कीजिए, तो माध्यक हम लोग m मान लेते हैं, माइनस 2 गुणे माध्य, तो 2 गुणे माध्य, माध्य का वैल्यू दिया है यहाँ पे कि 24.1 दिया हुआ है। तो हल करोगे तो ये हो जाएगा 28 बराबर के 3 का गुणा m करोगे तो 3m माइनस इसका गुणा करोगे तो 24 दूनी के 48.2 एकम 2, तो 48.2 होगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका? 28 माइनस 48.2 इधर आएगा तो प्लस 48.2 बराबर इधर बचेगा 3m। जोड़ोगे इसको मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 8 8 16 4 2 6 1 7.2 76.2 बराबर 3m। हमें ज्ञात क्या करना है? m का वैल्यू। तो m बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 76.2 और बटे में 3 कटा दो, तो कटाओगे तो 3 दूनी के 6 बच गया 16, 3 5 15, ये 12, 3 चौक को 12, तो 25.4 जो है वो माध्यक आ गया। तो 25.4 मतलब सी वाला ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यह था मेरे प्यारे बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न। अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा लघुत्तर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 50 नंबर का। ठीक है। तो अगर ये पेपर को तैयार कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जो पेपर मैंने बताया था आप लोगों को 822 जेड वाला, अगर इसको तैयार कर लोगे तो 100% आप 70 में 70 नंबर लेकर आओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।